तो हमारा जो टॉपिक है दूसरा, आज का तीसरे नंबर का टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। तो इस टॉपिक के अंदर कुल मिला के 7 सब टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी में आप दिखेंगे तो ये वाला जो है फेस एंड फेस नंबर ये नहीं मिलेगा, फेस डिफरेंस आना चाहिए, नॉट फेस नंबर, फेस डिफरेंस। तो एनसीईआरटी में आपको ये वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, वो आपको एम्पलीट्यूड एंड फेस ऑफ अ वेव करके देगा इस तरह से, मगर मैंने इसको एज अ सेपरेट लिया है क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन लिया है मैंने जो एनसीईआरटी में भी नहीं है। और वो डेरिवेशन क्या बोलेंगे, उससे आने वाली इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। तो 7 सब टॉपिक से ध्यान रखना। अब एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे हम लोग। पिछली क्लास में जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हम लोग ने सिर्फ वेव के बारे में पढ़ा कि वेव क्या होती है, सिंपल ऑसिलेशन में और वेव में क्या फ़र्क होता है। पहले लिख लो क्योंकि ध्यान नहीं है तुम्हारा, लिख लो पहले, जब तक मैं यहाँ का मैटर रेडी करता। सिर्फ इतना ही लिखना भी है। चलो हुआ क्या बेटा, इधर का हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि इंट्रोडक्शन में हम लोग ने वेव के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग ने पिछले चैप्टर में ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा था। वेव उसी से एसोसिएटेड है, मतलब मगर इस बार ऐसा है कि सिर्फ एक पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं रहता, उसके आजू बाजू के जो पार्टिकल है वो भी इन्वॉल्व होते हैं और उसमें एनर्जी का माइग्रेशन होता है मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। फिर हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स देखे थे, ब्रॉडली अगर देखा जाए कि भैया वो वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसे मैकेनिकल वेव कहा जाता है। वो वेव जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। उसके अलावा भी वेव्स होती है, जैसे कि आप कहेंगे अपने मैटर वेव्स, जो कि एसोसिएटेड होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल एट्सेट्रा। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, हमने देखा था वेव को एक और तरह से क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज़ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि भैया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव। हमने ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल देखे थे, वो जो रस्सी में आप इस तरह से वेव जनरेट करते वो ट्रांसवर्स वेव था। लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, साउंड वेव जो होती है हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव है, देखे थे हमने। इवन यहाँ तक के रिलेशन भी देखे थे बिटवीन इलास्टिसिटी एंड वेव के कंसेप्ट के बीच में। हमने ये देखा था कि देखो भैया, आपका जो सॉलिड सब्सटेंस होता है या जब किसी बॉडी में ट्रांसवर्स वेव चेंज होते हैं
है ना, या जनरेट होते हैं, तो उसकी क्या चेंज होता है, शेप चेंज होता है। और अगर शेप चेंज हो रहा है तो मैं बोलूँगा उसमें क्या डेवलप होता है, शियरिंग स्ट्रेस। अब जो आपका लिक्विड होता है और गैस होता है, जिसको कंबाइन में अपन क्या कहते हैं, फ्लूइड, वो कभी भी शेप के चेंज को अपोज नहीं करता। तुम जिस शेप में ढालोगे उस शेप में ढल जाएगा, है ना। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही जनरेट हो सकती है। वहीं मैंने देखा था कि लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, उसमें आपके मीडियम का कंप्रेशन होता है, मीडियम कंप्रेस होता है फिर रिलैक्स होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम जनरेट होता है उसमें। हर मीडियम, चाहे वो फ्लूइड हो या सॉलिड हो, हर मीडियम झेल सकता है वो, है ना, वो कंप्रेशन को। इसी कारण से आपका हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आपके सॉलिड में और इस वन एज फ्लूइड में, दोनों में ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव दोनों जनरेट होता है। अब उसके बाद अब हमारा यहाँ पर जो आज देखें हम लोग देखने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पे, और बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो इक्वेशन की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेव को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है। छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, इनके डेरिवेशंस भी है। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन नहीं है इसका, सबका बस वो डायरेक्ट पॉइंट्स है इसके अंदर। तो जितना आपको लगेगा सिर्फ मतलब डेरिवेशन को सिर्फ एक बार ध्यान देना और छोड़ देना, बाकी सब उसको डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर ही ध्यान देना। तो देखो कैसा है कि यहाँ पर जब हम वेव की बात करते हैं, है ना, तो वेव के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो पोजीशन के साथ साथ भी आते हैं और टाइम के साथ साथ भी आते हैं। बोलेंगे कैसा, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कहूँगा कि देखो भैया ये एक वेव जनरेट हुई है कि नहीं, अब ऐसा है कि देखो ये वाला पॉइंट अभी कहाँ पर है, पॉजिटिव पीक पर है, तो क्या लगता तुमको हमेशा क्या ये पॉजिटिव पीक पे ही रहेगा क्या? नहीं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव पीक कुछ आगे चला जाएगा। तो वो पॉइंट जो पहले पॉजिटिव पीक पे हुआ करता था वो थोड़ा नीचे आ गया, है कि नहीं। तो वक्त के हिसाब से तुमको नहीं लग रहा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बदलते जा रहा, वक्त के हिसाब से। पहले वो ऊपर था सबसे, है ना, बारी बारी से देखो आप हर एक मीडियम में, हर चीज़ में, जैसा कोई भी अगर आप कहेंगे किसी भी मीडियम में अगर वेव जनरेट हुई है, अगर मैं कहूँगा कि ठीक है भैया कोई भी मीडियम में जिसमें वेव जनरेट हुई है इस तरह से, है कि नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक एक करके वक्त के हिसाब से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाई अगर मैं बोलूँगा थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट भी मीन पोजीशन पे, थोड़ी देर के बाद ये कहाँ चले जाएगा, एक्सट्रीम पे चले जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद वो वापस मीन पे आ जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वक्त के हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे चेंज होते जा रहा है। और इतना ही नहीं, हर एक पोजीशन का भी देखो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, है ना, कि भाई ये यहाँ इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट अलग है, इस पे 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 अलग है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब भी आप मैथमेटिकली किसी वेव को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो इट शुड बी द फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। ये याद रखना कि जब भी कोई वेव की इक्वेशन लिखी जाएगी, गौर से सुने, जब भी कोई वेव की इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो उसमें x भी आना चाहिए और उसमें t भी आना चाहिए। ये पहले दिमाग में बिठा लो, वेव की इक्वेशन उसमें x भी आना चाहिए और t भी आना चाहिए, यानी पोजीशन भी आना चाहिए, टाइम भी आना चाहिए, है ना। तो क्या लगता है कि आप कोई भी अड़ब तड़ब इक्वेशन लिख दो तो क्या वो वेव की इक्वेशन बन जाएंगी जिसमें x और t होगा? तो ऐसा नहीं है। बट ऑल द वेव्स या all the equations with function x and t are not necessarily be wave। तो सारे के सारे जो इक्वेशन अगर आप देखेंगे, जो भी आपके फंक्शन है x एंड t के, वो ज़रूरी नहीं कि वो वेव होंगे ही होंगे। तो फिर क्या है उसके लिए? तो पहली कंडीशन आएगी हमारी 15.3.1। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, कंडीशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो बोले भैया क्या शर्तें हैं कंडीशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव की? सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहली शर्त ये कहती है द इक्वेशन should
satisfy the following relation. The equation should satisfy the following relation. क्या? del square y by del x square is equals to k multiply by del square y अपॉन del t का स्क्वायर. तो ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. इक्वेशन नंबर 1 दे दो. ऊपर का लिखना हो गया आपका. आपको सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं. डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. ये भी लिख सकते हैं. डेल आपको याद होगा वो क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है. आपने कई सारे चैप्टर्स में इसका देखा है. वर्क एनर्जी एंड पावर में आपने किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आपने किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है. नीचे लिख देना वेयर के इज एनी कांस्टेंट. वेयर के इज एनी कांस्टेंट. ये हुआ क्या? लिखो जल्दी जल्दी. मेरे को इसको मेंटेन रखना है क्योंकि हुआ. The equation should satisfy the following relation. Del square y upon del x square is equals to k del square y upon del t square. अब आगे देखिए. ये पहली कंडीशन थी. दूसरी आएगा कंडीशन नंबर 2. Y should be well defined for all values of x and t. Y should be well defined for all values of x and t. अब ये क्या कहना चाह रहा कि y शुड बी वेल डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t. कि भैया y की जो वैल्यू है मिटाना ही पड़ेगा इधर. तो y की जो वैल्यू है वो x और t के हर वैल्यू के लिए, चाहे आप कोई भी वैल्यू डालो, 0 डालो, 1 2 3 कुछ भी डालो, उसकी वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, है ना. जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर बोल दूं कि देखो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस टी. ओके. x की वैल्यू तुम 0 डालो, तुमको नहीं लगता ये यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका आंसर इनडेफिनिट हो जाएगा? तो क्या सभी वैल्यूज के लिए चल जा रहा है कि y का इक्वेशन? नहीं चल रहा. तो ये एक प्रॉब्लम आ गया इसके अंदर. ठीक है. फिर उसके बाद कंडीशन नंबर 3. कंडीशन नंबर 3. Y should have single value for all values of x and t. तो y should have single value for all values of x and t. x और t की सभी वैल्यूज के लिए y की सिंगल वैल्यू ही होना चाहिए. आप सिंगल वैल्यू से क्या मुराद इसमें यहाँ पर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ y इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय t का होल स्क्वायर, है ना.
तो मैं बोलूँगा देखो भैया y की वैल्यू काय में आ सकती है, प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है, किसी भी चीज़ का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो भैया ऐसा, तो y की वैल्यू प्लस और माइनस में भी आ सकती, नहीं स्क्वायर रूट तो एक इसमें जाएगा, उसको ऐसा लेना पड़ेगा, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी, ऐसा कुछ इक्वेशन है, मान लो कोई भी इक्वेशन होंगी x और t में, तो y की आपके दो वैल्यूज हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूँगा y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, अगर मैं -2 का स्क्वायर डालूंगा तो भी आंसर 4 आता, +2 का आंसर स्क्वायर करूंगा तब भी क्या आता, 4 ही आता। तो तुमने अगर इस इक्वेशन को देखा होगा जिसमें मैं बोलूँगा एक्स टी की वैल्यू क्या आ रही, 4 आ रही, तो बोले वो किससे आ रही, तो बोले y की वैल्यू -2 भी चलेगी और y की वैल्यू +2 भी चलेगी। तो क्या y की कोई एक सिंगल वैल्यू हुई, क्या y की दो पॉसिबल वैल्यू हो गई, एक तो -2 भी हो गई और एक तो +2 भी हो गई। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से नजर आ रही है कि भाई उसमें दो पॉसिबल वैल्यूज निकल के आती है y की, तो वो कभी भी वेव की इक्वेशन नहीं हो सकती। मिटाना ही पड़ेगा ये पूरा, क्योंकि इधर पूरा वाइट स्पॉट आ रहा। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ये 3 कंडीशंस हैं, उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। Which of the following equations, which of the following equation represents number 1 only SHM, number 2 SHM as well as wave, और तीसरा नीदर SHM नॉर वेव। इसमें एक और आता है लिख के, हाँ वो तो आ गया, ओनली SHM करके आ गया, ओनली SHM बट नॉट वेव करके भी आता लिखा हुआ ऐसा। तो आपको यहाँ कुछ इक्वेशंस दी जाएगी ऑप्शंस में, आपको पहचानना है कौन सी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो पहली ऑप्शन में ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। दूसरे ऑप्शन में दिया है y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। थर्ड ऑप्शन में दिया है y इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। थर्ड इक्वेशन, चौथे इक्वेशन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन दी गई है, आपको पहचानना है इनमें से कौन सी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए क्या लगता है आपको पहली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या ये SHM रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं, साइन फंक्शन वो होना जरूरी है ना, साइन कॉस फंक्शन, तो वो मतलब अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला इक्वेशन अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो पहली वाला तो जो पार्ट है, क्या नंबर था वो, नाइदर SHM नॉर वेव, तीसरे नंबर का ना, तो ये ना ही SHM है ना ही वेव है। अब यहाँ देखो, यहाँ SHM है मगर वेव नहीं है। वेव क्यों नहीं है, क्योंकि वेव की इक्वेशन पहली कंडीशन क्या बोलती, या फिर वो याद करो अपन ने जब यहाँ ऊपर किस में लिखा था मैंने, इट शुड बी द फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम, और ये इक्वेशन सिर्फ किसका फंक्शन है, टाइम का। तो भाई मैं बोलूँगा ये SHM तो है बट वेव नहीं है, मतलब पहला वाला ओनली SHM। और अगर मैं देखूंगा ये टाइम का फंक्शन है और ये पोजीशन का भी, तो ये SHM एज वेल एज वेव है, यानी सेकंड पार्ट है ना, SHM के साथ साथ वेव भी है। फिर ये अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी इट इज कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs जो कहा जाएगा, तो ये SHM के साथ साथ वेव भी है, ठीक है, ये दोनों। और इसको आप अगर फिर भी वेरीफाई करना चाहते तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, 2 बार डबल डेरिवेटिव करो, बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा वो, 2 बार डेरिवेट करो x से और 2 बार डेरिवेट करो t से, एक कॉमन मल्टीपल कुछ सामने निकल के आएगा उनकी इक्वेशन में।
साइन कॉस वाली इक्वेशन होना चाहिए, टी और एक्स दोनों होना चाहिए, सीधी सीधी बहुत बात बोलूँगा तो मैं, साइन कॉस वाली इक्वेशन होना चाहिए। हाँ, उसका कोई पावर नहीं चाहिए, मगर साइन स्क्वायर अगर रहा, साइन क्यूब रहा, रूट में साइन रहा, नहीं नहीं, फिर वो तीसरे वो उसको वैल्यूएट करता हो, सिंगल वैल्यू नहीं रहेंगे इसी करके। हाँ, उसको अगर अपन सॉल्व करके सिंगल वैल्यू बना सकते तो अलग बात है। ठीक है, लिख लीजिए। फिर सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे। पॉइंट 3.2 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यही था ना टर्म। ठीक है, बहुत आसान। डेरिवेशन इसका तुम्हारे को ना एनसीईआरटी के सिलेबस में है ना स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, मगर इसका डेरिवेशन है अपने पास, पुराने सिलेबस में हुआ करता था ये, है ना। तो मैंने जो नोट्स बनाया उसमें पुराने सिलेबस के अंदर है डेरिवेशन, आप एक बार पढ़ लेंगे भी तो आ जाएगा आपको। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो, अपना जब ऑसिलेशन, जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आपको याद होगा आप उसका डिस्प्लेसमेंट देते थे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। अगर वही पार्टिकल वाई एक्सिस पे एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू ए साइन बराबर ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये एसएचएम की बात चल रही है, मगर यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पर जो है पार्टिकल जो है इट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट जो है वो शुड बी द फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम, है कि नहीं। तो अब हम लोग जो ये इक्वेशन आती है हमारी इस तरह से आ जाती है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब ये मैंने अभी तो फिलहाल आपके सामने डायरेक्ट परोस दिया इक्वेशन, ये मैंने, है ना, ये इक्वेशन अभी फिलहाल आपके सामने डायरेक्ट आ गई। इसका जो डेरिवेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, टाइम वेस्ट होगा ज़बरदस्ती, पहले टाइम की भारी कमी है अपने पास। तो अभी फिलहाल आप इसको ऐसा समझ के चलो कि ये तुम्हारे को डायरेक्ट बता दी गई इक्वेशन, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है कि नहीं। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, अगर इक्वेशन में माइनस के एक्स आया तो मैं बोलूँगा दिस इंडिकेट्स द मोशन ऑफ वेव इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या इंडिकेट करता है, वेव का मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, है ना। और अगर मान लो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओके ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, अगर ये आ गया तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि दिस इंडिकेट्स मोशन of wave along negative direction of x axis, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये इंडिकेट करता है ना आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, प्लस के एक्स करके अगर आ गया तो, है ना। और अगर मैं कहूँ even the equation
the equation y equals to a sine kx minus omega t, okay, plus b sine kx minus omega, sorry cos आएगा, cos kx minus omega t represents wave। ऐसी भी कोई अगर इक्वेशन लिखी आ जाए नज़र तो वो क्या होगी, वेवीच होगी। असल में ये दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है, तो और जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड whose resultant amplitude, जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय स्मॉल a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल A का स्क्वायर प्लस कैपिटल B का स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, है ना, दो वेव के कॉम्बिनेशन से बनने वाली वेव। एक रफ नोटेशन में आपको मैं बता देता हूँ, एकदम रफली बता देता हूँ कि ये वेव की इक्वेशन कैसे बनी थी, ताकि थोड़ा सा आ जाए आपको समझ में। क्या है कि देखो, ये इमेजिन करो कि ये इस तरह से वेव थी, दो पॉइंट्स पकड़ते हैं, एक पॉइंट O और एक पॉइंट P, ठीक है, ये मीन पोजीशन पे। अब ऐसा है कि ये भी ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे, है कि नहीं, और मान लो कि ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन O पॉइंट जब ऑसिलेट करेगा तो उसका फॉर्मूला आएगा V बाई इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जब P पॉइंट ऑसिलेट करेगा तो उसका अब क्या आएगा, Y इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है कि नहीं, जहाँ पर फाइव क्या रहेगा, फेज डिफरेंस। अब ये फाइव फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है, तुमको क्या लगता, O पॉइंट और P पॉइंट बिल्कुल एक जैसे एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे क्या? जब O ऊपर जाएगा तब भी P ऊपर जाएगा, जब O नीचे आएगा तब भी P नीचे आएगा, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता, तो तुम में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, फर्क रहेगा, तो इसीलिए फेज डिफरेंस। ये क्या है, फेज डिफरेंस। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, है ना, इनटू पाथ डिफरेंस। ये अभी उसमें आपको रिलेशन में आने वाला है, फेज एंड फेज डिफरेंस में आने वाला है। फिर ये वैल्यू यहाँ डाली जाती है, तो फिर या फिर मैं यहाँ पार्ट डिफरेंस की वैल्यू डालता हूँ। मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बोले वेव को यहाँ से यहाँ तक आए, मान लो टाइम t लग गया था, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो बोले x है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, वो आ जाएगा 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। अब ये इक्वेशन यहाँ डाल दो, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, सॉरी माइनस इक्वेशन माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। ये इक्वेशन इस तरह से बन गए, है ना। अब 2 पाई बाय लैम्बडा जो है उसे k बोला जाता है, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इस तरह से वो इक्वेशन बनी थी वो, है ना। देख लो, ये पॉइंट के पर ऑसिलेशन हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला क्या, ये चैप्टर पढ़े ना ऑसिलेशन चैप्टर में आपने, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये था, तो चलो ठीक है, ये है, ये पॉइंट P का जो, ये पॉइंट P के ऑसिलेशन का क्या रहेगा, तो a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। बोले माइनस फाइव क्यों लगाया आपने, बोले भैया इसमें फ़र्क रहेगा, बोले, है ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ फ़र्क रहेगा, बोले ये ज़रूरी नहीं कि बोले भैया ये दोनों एक साथ ही ट्रैवल करेंगे, हो सकता है जब ये मीन पोजीशन पे हो तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, और जब ये मीन पोजीशन पे पहुंच गया तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। अगर ऐसा है तो उनके बीच में का एंगल 90 डिग्री बोला जाता है, मगर जो भी होगा हमको मालूम नहीं, हमको मालूम है कि दोनों एक साथ तो ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, उनके एंगल में कोई ना कोई क्या रहेगा, फ़र्क रहेगा। वो फ़र्क क्या रहेगा, फाइव को ये फॉर्मूले से लिखा जाता है, और ये पार्ट डिफरेंस कितना है, x, इन दोनों के बीच में का पार्ट डिफरेंस कितना है, x। फाइव की जगह लिखा 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, है ना, 2 पाई बाय लैम्बडा को क्या लिखते हैं, k, और वो फॉर्मूला बन गया आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब फाइव बोले तो क्या है, इनिशियल फेस एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव, देखना बेटा, फाइव जो है इनिशियल फेस एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो खैर ये आगे इक्वेशन जो भी है, ठीक है। अब ऐसा है कि देखो, द अबव वेव, द अबव इक्वेशन, इसको ले लेता हूं मैं, द इक्वेशन 1 ऑफ वेव कैन ऑल्सो बी रिटन एज y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव।
देखो कई जगह पे क्या होता है कि अगर आप स्टेट बोर्ड देखेंगे तो सारी की सारी इक्वेशन आपको ऐसी लिखी हुई नजर आएगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। वहीं एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो सारी इक्वेशन वेव की ऐसी नजर आएगी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीजें बता रही है? क्या नहीं, दोनों एक ही चीज बता रही है, दोनों भी वेव ही बता रही है। तुम चाहे साइन लिखो, कॉस लिखो, प्लस साइन लिखो, माइनस कॉस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब वेव है। जैसे मुझे एक बात बताओ, आमतौर पे देखो तुमको ये वेव दिख नहीं रही क्या? ये वेव दिख रही है ना, ये ऐसी रस्सी अगर ऐसी कोई ऐसी घूम रही है अगर रस्सी, तो ये वेव जनरेट हुई कि नहीं हुई इसके अंदर? अच्छा ठीक है, अगर कोई रस्सी इस तरह से ऑसिलेट करी तब भी वे वेविच है, अगर ये रस्सी कोई इस तरह से ऑसिलेट करी तब भी वो वेविच है। अब ये प्लस साइन फंक्शन है, ये माइनस साइन, ये प्लस कॉस, एक और आता माइनस कॉस, है तो सब के सब क्या वेव, बस उनका थोड़ा सा शेप क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए कहीं कहीं जैसा स्टेट बोर्ड में मैंने कहा कि इक्वेशन इस तरह से दी गई है, मगर एनसीईआरटी में इस तरह की इक्वेशन है। बहुत सारे प्रॉब्लम, ज्यादातर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर नीट जेईई का देखेंगे तो वो इस पे बेस्ड है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं आपको बना के। मगर ऐसा नहीं है कि भाई ये इक्वेशन इसी तरह की आई, कुछ कुछ इसमें भी बन के आती है ना। इसको और भी लिखने के कई तरीके हैं, है ना। अब जैसे ये तो एक हो गया, और भी क्या तरीके से इसको लिखा जा सकता है, देखो ये वाली इक्वेशन को मैं लिख के दिखाता हूं। ऑल्सो वो ऊपर वाली फ्रॉम वन, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को दिखाता हूं मैं लिख के। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और k को लिख सकता हूं मैं 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 5। अब 2 पाई को इसमें से कॉमन निकाल लो, तो y इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई को मैंने निकाला कॉमन, मैंने 2 पाई को निकाला कॉमन, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस 5, है ना। कई बार फाई की वैल्यू 0 होती है, इनिशियल फेस एंगल जो होता है वो 0 होता है, तो आपका ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। तो इस तरह से भी इक्वेशन को लिखा जा सकता है, खुला ही रहो अभी, हाँ, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आई समझ में, ये भी वेव की ही इक्वेशन है। ओके, अब टर्मिनोलॉजीज को समझो। यहां पर y क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बोले समझा नहीं, बोले डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे? आप क्या करते हैं, वेव के किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। मान लो मेरे हाथ में वेव जनरेट हो रही है, इधर ध्यान दो, है ना, अब मीन पोजीशन पे। अब देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं? तो अब देखो ये पार्टिकल अभी कहाँ है, तो वो नीचे से ऊपर आ गया, कितना ऊपर आया, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर नीचे गया, मीन पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, 0। नहीं, बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूरा लाइट आ जा रहा है इसके ऊपर, हाँ ठीक है। तो भैया ऐसा है कि ये ऊपर जा रहा है ना, कितना ऊपर जा रहा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता, फिर नीचे आ रहा तो कितना नीचे आ रहा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता। तो मैं जैसा अगर कहूंगा कि ये अगर वेव है, मान लो यहां पे इस तरह से ये वेव है, तो ये पार्टिकल कितना ऊपर गया यहां से यहां तक, ये जो कैलकुलेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें x क्या कहलाता है, वो जो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो उसकी पोजीशन, तो मैं बोलूंगा x जो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल पे आपने फोकस किया है उसकी पोजीशन, ठीक है। स्मॉल t क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय एनर्जी टू रीच द डिजायर्ड पॉइंट। बोले ये क्या है, बोले समझा नहीं, इधर ध्यान दो भैया, इधर ध्यान दो, है ना। जब वेव चालू ही होगी बढ़ना, तो भाई देखो ये रस्सी है, मतलब ये देखो यहां से आपने वेव दी है, यहां से आपने झटका मारे, तो यहां से ये वेव जनरेट हुई, मगर ये वेव को यहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, तो बोले वो क्या है, फिर वो स्मॉल टी टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल टी क्या होता है, पीरियड ऑफ वेव या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोल सकते हैं आप, ऑफ पार्टिकल, ये भी बोल सकते हैं आप,
पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल जो वेव का ऊपर नीचे उछल रहा है तो बोले उसका कितना ऑसिलेशन हो रहा है वो। लैम्बडा यहाँ पर क्या आएगा, या फिर ओमेगा लेते हैं पहले, ओमेगा क्या आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बोले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कैसा, देखो एक पार्टिकल जब ऊपर जाके नीचे आता है ना वापस, तो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है वो। बोले ये कैसे कर रहा 360, वो सीधे सीधे ऊपर नीचे जा रहा, अरे वो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा। और ऑसिलेटिंग पार्टिकल जब ऊपर नीचे जाता है तो वो पोजीशन बताने के लिए उसका फेस का इस्तेमाल करते हैं, आप याद होगा आपको, है ना, एंगल से बताते हैं आप सारी वैल्यू। हम बोलते हैं कि अगर मीन से एक्सट्रीम पे पहुंचा तो कितना फेस एंगल कवर किया, 90 डिग्री, वापस मीन पे आ गया तो 180, इधर चला गया तो 270, इधर 360, तो एक सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा, तो उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। के जो है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये भी बाद में बताऊंगा मैं थोड़ी देर से, जब उसके बारे में डिटेल बताऊंगा तो। और फिर पूरा के एक्स, बेटा बातें मत करो प्लीज़, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पूरा फेस एंगल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फेस एंगल। और फाइव के एक्स माइनस फाइव, ये क्या कहलाता है, इनिशियल फेस एंगल, इनिशियल फेस एंगल कहलाता है फाइव। तो वाह, इधर का तो हो चुका हूँ। चलिए, अब ये इक्वेशन से रिलेटेड तुमको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं, प्रॉब्लम्स जो आएंगी इक्वेशन से रिलेटेड। A wave traveling along a string is described by yx comma t equals to 0.005 sin 80.0x minus 3.0 t meters. Calculate number 1, the amplitude, number 2, the wavelength, number 3, the period and frequency of wave, the period and frequency of wave। देख लो इधर, अब इस तरह की इक्वेशन दी गई है, आपसे 3 सवाल किया गया है, एम्पलीट्यूड का पता लगाओ, वेवलेंथ का पता लगाओ, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन लिख डालिए आप, जैसे कि द वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वेव की कैसे लिखी जाती है, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
चलो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ अपने मन से, ठीक है। अब मैंने इनिशियल फेस एंगल को इग्नोर किया क्योंकि मुझे मालूम है इस इक्वेशन में इनिशियल फेस एंगल 0 है। देखो x की साथ की वैल्यू है, t के साथ की वैल्यू है, बाकी कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो इनिशियल फेस एंगल क्या है, 0 है। तो सिर्फ मैंने kx माइनस ओमेगा टी लेके चला। अब देखो इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, तो यहाँ सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे साइन के साथ मल्टीपल में क्या है, एम्पलीट्यूड होता, तो इस साइन के साथ मल्टीपल में क्या है 0.005। तो इससे हमारा पहला आंसर आ गया कि एम्पलीट्यूड कितना है 0.005 मीटर्स। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा उसने वेवलेंथ के बारे में पूछा है। देखो यहाँ पर x के साथ मल्टीपल में क्या है 80 मीटर्स, जो कि क्या होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। तो मैं लिखूंगा कि k इज इक्वल्स टू 80.0, मगर k को क्या लिख सकते हैं अपन 2 पाई अपॉन लैम्डा अपॉन 80। तो मैं यहाँ लिख सकता देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 80। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई बाय 40 मीटर्स। बस यही छोड़ दो उसके लिए, पाई बाय 40 मीटर्स। आया समझ में। फिर उसके बाद अब आई बारी टाइम पीरियड की। मैं बोलूँगा देखो स्मॉल टी के साथ हमेशा ओमेगा होता है फॉर्मूले में, यहाँ है ना ओमेगा। तो भाई मैं कहूँगा इक्वेशन को कंपेयर करने पे पता चला कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 3, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 सेकेंड्स। तो ये आ गया टाइम पीरियड बेटा। आया समझे। देखो तीनों चीज़ें निकल गई कितनी आसानी से, सिर्फ इक्वेशन को देख के पहचानना था कि कौन सी चीज़ें क्या है ना। डिपेंडिंग x पहले तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, अगर t पहले आता तो ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ लिखता था मैं। लिख लो, देता हूँ दूसरी इक्वेशन वैसी। ये राइट साइड का लिखना हो गया ना, बोलो। द पीरियड एंड पीरियड और W आ गया वहां पे, द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। चलिए अगला शायद आप बता देंगे आज इजीली। को ये जगह खाली चाहिए, तो पूरा लाइट आया हुआ है, लिख लो पहले, फिर लिखता इसके ऊपर मैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या बेवक्त लाइन गई यार। मैं सर को भी, तुम्हारा कुछ केमिस्ट्री का टेस्ट है ना अभी, शायद है सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज, इट इज अ टेस्ट। और अब जद गया, पूछ लेता उससे, रुक जाता, फिर मैंने लाइन बदल देते लगे तो बाकी का, क्योंकि टेस्ट तो है, अगर तुम्हारा तो टेस्ट दे दो, अभी टेस्ट दे दो बोलता अभी, और फिर उसके बाद मैं लेक्चर ले लेता अगर है तो। ट्वेंटी 25 मिनट्स बाकी है। मैं केमिस्ट्री का भी टाइम खींच रहा, जा मैं तो पक्के में खींच रहा। चलो हुआ क्या ये? क्या यार, जब जब मैं सोच रहा कि आज एक्सटेंड करूंगा तो ये लाइन जा रही, कुछ हो रहा, कुछ ना कुछ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a transverse harmonic wave on a string is given by बातें नहीं, y x comma t 3.0 sine of 36t plus 0.018x plus pi by 4, where x and y are in centimeter and t is in seconds. What are amplitude and frequency of wave? What are amplitude and frequency of wave? फिर उसके बाद दूसरा है what is initial phase at the origin? What is initial phase at the origin? मतलब जब वेव बनी थी, जब वेव की शुरुआत हो रही थी, तब इनिशियल फेज एंगल कितना था ओरिजिन पे। चौथा, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन two successive crests in a wave? दो एक के बाद एक आने वाले क्रेस्ट के बीच में का क्या डिस्टेंस होगा, यानी वेवलेंथ पूछा है उसने। देखो करो सॉल्व। दूसरी इक्वेशन में उधर लिख रहा हूं, फिर बाद में वो ट्राई करना है आपको। अरे लॉजिकल इस्तेमाल कर लो। The displacement of wave is given by y equals to 0.2 sine 4 pi small t upon 0.08 minus x upon 0.8 meters. Find number 1 amplitude, number 2 frequency, and number 3 wavelength of wave. चलो पहले वाला आया क्या आंसर किसी का? कुछ एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है उसका?
अरे वो तो इजीली बता सकते यार देखकर, 3 सेंटीमीटर है ना, साइन के साथ जो मल्टीपल में है वो 3 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी निकालो उसका, लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर नहीं। ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी? 36। ओमेगा को क्या लिख सकते? 2 पाई एन, यानी 36 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी क्या हो जाएगा? 18 अपॉन पाई। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फटाफट हो जाता हूँ। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखो ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलता है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव इनिशियल फेस एंगल, है ना। अब देखो पूरा प्लस है तो ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बढ़ रहा, यहाँ से साफ समझ में आता है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड कितना है। सबसे पहले तो पहला जो सवाल पूछा गया आपसे, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? वो रहेगा 3 सेंटीमीटर्स में, है ना वो। फिर दूसरा उसी के अंदर ओमेगा, ओमेगा कितना है? 36, और वो होता है 2 पाई एन इज इक्वल्स टू 36। दिमाग काम नहीं कर रहा सारा। एन इज इक्वल्स टू 18 अपॉन पाई। और फिर बाद में सेकंड उसमें क्या पूछा? व्हाट इज इनिशियल फेस कांस्टेंट एट द ओरिजिन। अरे तो देख कर ही बोल, पाई बाय 4, 45 डिग्री, 5 है ना, पाई बाय 4। टी की वैल्यू 0 डालो, एक्स की वैल्यू 0 डालो, कोई भी इक्वेशन में आपको इनिशियल फेस एंगल मिल जाता है। तीसरा वेवलेंथ क्या आएगा, है ना, सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस यानी वेवलेंथ। उसके लिए के निकालो पहले तो के इज इक्वल्स टू क्या है? 0.018 है ना, हाँ। ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा, 0.018। तो ये हो जाएगा आपका फिर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 0.018। अब वो करो कैलकुलेट कितना रहा हो। 2 पाई 6.28 डिवाइडेड बाय 0.018, वो कुछ 3.49 मीटर्स आएगा उसका, 3.49 मीटर आएगा, 3.49 मीटर्स आ गया आंसर। सिंपल। अब ये देखो, एकदम जल्दबाजी मत करना यहाँ पर ये इक्वेशन को इक्वेट करने की। अब देखो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। y इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा वाली इक्वेशन से इक्वेट करना पड़ेगा उसको। वेव की ये वाली इक्वेशन से इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसी है ना बनावट इसकी। मगर आप देखेंगे और से यहाँ 2 पाई चाहिए, वहाँ क्या देखो 4 पाई। मतलब उसमें 4 को मैं ऐसे लिख सकता ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। 4 पाई को वो 2 को अंदर भेज डालो, तो वो 2 को अंदर भेजेंगे तो इक्वेशन देखो कैसी बन जाती फिर वो। अस्तगफिरुल्लाह। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू 0.2 साइन 2 पाई को रहने दूंगा, 2 को अंदर भेजूंगा, 2 पूरा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो स्मॉल टी अपॉन 0.04 माइनस एक्स अपॉन 0.4, ठीक है ना। अब इसे कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड कितना है 0.2 मीटर्स। अब देखो टाइम पीरियड कितना है 0.04 सेकेंड्स। अपने को तो फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी 1/0.04, यानी आपका वो हो जाएगा 100/4, यानी कि 25 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी। और रही बात वेवलेंथ ऑफ द वेव, एक्स अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 0.4 मीटर्स। आ गया आंसर, ये आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, वो वेवलेंथ आ गया, और एम्पलीट्यूड भी आ गया आपका, सारी चीज़ें आ गई। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव की इक्वेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक मिनट, टाइम क्या हुआ? पप्पा ये तो अंधेरा अंधेरा होता जा रहा।